पर में एक और काम आप लोग करिएगा कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती है। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है, नहीं है आप। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सितंबर 2024 के मासिक करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण। आप हमारी अगस्त 2024 के मासिक करंट अफेयर्स को भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। इससे आप दूसरों का भला भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 साल। आज हम एक बेहद खास ऐतिहासिक घटना के बारे में जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 साल। यह तारीख इतिहास के पन्नों में 20 सितंबर 2024 को दर्ज हो गई, जब हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को पूरे 100 साल हो चुके हैं। क्या हुआ था 100 साल पहले? 1924 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने पहली बार दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का ऐलान किया। यह सभ्यता आज से लगभग 4500 साल पहले, यानी करीब 2500 ईसा पूर्व फली फूली थी। अब सोचिए, इतने साल पहले लोग कैसे रहते होंगे? क्या आप जानते हैं कि उस समय भी शहरों की एक व्यवस्थित योजना थी, सड़कों की सटीक व्यवस्था थी और लोग व्यापार भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता ने उन्नत शहरी नियोजन और शानदार जल निकासी प्रणाली विकसित की थी, जो आज भी एक मिसाल मानी जाती है। भारत पर इसका क्या प्रभाव है? ये खोज हमें बताती है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी समृद्ध और प्राचीन है। इसे जानने से हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग इस महान सभ्यता को और करीब से देखना चाहते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार इस पर शोध करने के लिए अधिक उत्साहित होते हैं। ये हमारी आधुनिक पीढ़ी को उनकी विरासत पर गर्व करने का भी अवसर देता है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ऐसी खोजों को बढ़ावा देने के लिए विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन के कई उपाय कर सकती है, जैसे कि इन स्थलों को और अच्छे से संरक्षित करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी इस अद्भुत संस्कृति को देख और समझ सकें। लोगों पर इसका क्या असर है? इस तरह की खोजों से हमारे अंदर अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर गर्व पैदा होता है। जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कितनी प्राचीन और समृद्ध परंपरा के हिस्से हैं। आपके यूपीएससी की जीएस पेपर 1 के लिए ये टॉपिक बेहद जरूरी है। प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जुड़े सवाल आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संभावित प्रश्न हो सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन में क्या योगदान रहा? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है। यही हमारी जड़ों की पहचान है और इसे जानने से ही हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। इस योजना की छठी वर्षगांठ 23 सितंबर 2024 को मनाई गई। क्या है आयुष्मान भारत योजना? यह योजना 2018 में शुरू की गई थी ताकि देश में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना था। इस योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। इस योजना का भारत पर क्या प्रभाव है?
आयुष्मान भारत योजना ने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत किया है। इसके आने से खासकर गरीब लोगों के लिए इलाज के खर्चों में बहुत कमी आई है। पहले जहां इलाज के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता था, अब इस योजना के तहत कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा मिलती है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव है? सरकार को इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना पड़ा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट भी बढ़ाया गया है, ताकि सभी को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सके। लोगों पर इसका क्या असर हुआ? अब तक इस योजना से 55 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। सोचिए, इतने सारे लोगों को कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा मिली है। गरीब परिवारों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उन्हें महंगे इलाज की चिंता नहीं रहती। यूपीएससी के नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण? यह योजना आपके जीएस पेपर 2 के स्वास्थ्य और शासन से जुड़े हिस्से के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संभावित प्रश्न हो सकता है, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर आयुष्मान भारत योजना का प्रभाव का मूल्यांकन करें। आयुष्मान भारत योजना ने न केवल देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि लाखों परिवारों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच प्रदान किया है। यह हमारे देश के भविष्य को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फिनलैंड का रूस के पास नेटो बेस। सितंबर 2024 में फिनलैंड ने अपने देश में नेटो बेस की घोषणा की, जो रूस की सीमा से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यह घटना वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला रही है। फिनलैंड ने नेटो क्यों ज्वाइन किया? फिनलैंड ने 2023 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। यह फैसला रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लिया गया, क्योंकि फिनलैंड को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। नेटो में शामिल होकर फिनलैंड को सुरक्षा कवच मिल गया है, क्योंकि नेटो के सदस्य देशों पर हमला होने पर सभी सदस्य देश मिलकर उसका बचाव करते हैं। इसका भारत पर क्या प्रभाव है? फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का भारत पर कोई सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन यह घटना वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। भारत को अब इन परिवर्तनों के बीच अपनी विदेश नीति को बहुत सावधानी से चलाना होगा, क्योंकि रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? भारत की कूटनीति अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत को एक तरफ रूस से अपने पुराने संबंध बनाए रखने हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ भी अपने रिश्तों को संतुलित करना होगा। ये भारत के लिए एक जटिल परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लोगों पर इसका क्या असर हो सकता है? इस घटना से लोगों में भू राजनीतिक जागरूकता और रक्षा नीतियों के प्रति रुचि बढ़ी है। लोग अब यह समझने लगे हैं कि वैश्विक राजनीति में क्या हो रहा है और इसका भारत जैसे देशों पर क्या असर पड़ सकता है। ये विषय आपके जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हिस्से के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संभावित प्रश्न हो सकता है, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव है? फिनलैंड का नाटो में शामिल होना और वहां एक नया बेस बनाना दुनिया की राजनीति को नए सिरे से आकार दे रहा है। भारत को इस बदलती भू राजनीति में अपनी स्थिति को बहुत संतुलन के साथ बनाए रखना होगा। हम एक ऐसे रॉकेट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत की रक्षा क्षमता को और भी मजबूत बना रहा है, पिनाका रॉकेट सिस्टम। सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने इस रॉकेट सिस्टम को और भी सटीक और गतिशील बनाने के लिए अपग्रेड किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या है? पिनाका एक बहुउद्देशीय रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे पहली बार कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। यह भारत के तोपखाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसका नाम भारतीय पौराणिक धनुष पिनाका पर रखा गया है, जो भगवान शिव का हथियार माना जाता है। इस अपग्रेड का भारत पर क्या प्रभाव है? पिनाका रॉकेट सिस्टम के इस अपग्रेड से भारत की रक्षा क्षमता और भी मजबूत हो गई है, खासकर उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में,
जैसे कि हिमालयी क्षेत्र। इस नई तकनीक से सेना को दुर्गम स्थानों में भी सटीक निशाना लगाने और तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलती है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव है? सरकार अब और अधिक स्वदेशी रक्षा तकनीक में निवेश कर रही है। पिनाका के इस अपग्रेड से यह साबित होता है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि अपनी रक्षा तकनीकों को लगातार उन्नत भी कर रहा है। इस तरह के निवेश से भारतीय सेना की क्षमता में इजाफा होता है और भारत वैश्विक रक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इस अपग्रेड से देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास और गर्व बढ़ा है। जब हम अपनी रक्षा तकनीक में सुधार करते हैं, तो यह हमें यह महसूस कराता है कि हम अपनी सुरक्षा के मामले में किसी पर निर्भर नहीं हैं और लगातार अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। यह विषय आपके जीएस पेपर 3 के रक्षा तकनीक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हिस्से के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संभावित प्रश्न हो सकता है, भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की रणनीतिक महत्वपूर्णता पर चर्चा करें। पिनाका रॉकेट सिस्टम का अपग्रेड न केवल भारत की रक्षा को मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारे देश की तकनीकी उन्नति और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। यह हमें बताता है कि भारत हर दिन अपनी सुरक्षा को और सशक्त बना रहा है, ताकि हमारा देश सुरक्षित और मजबूत रहे। अब हम बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों पर चर्चा करेंगे, जिसे असम सरकार ने हाल ही में स्वीकार किया है। सितंबर 2024 में इस समिति की सिफारिशें असम समझौते के क्लॉज 6 के तहत असामी लोगों की परिभाषा तय करने के लिए मंजूर की गईं, ताकि असम के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। बिप्लब शर्मा समिति क्या है? ये समिति 2019 में गठित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य असम के पहचान संबंधी मुद्दों और भूमि के स्वामित्व से जुड़े मसलों को हल करना था। असम के लोग लंबे समय से अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असम समझौते के तहत राज्य के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असामी लोगों की स्पष्ट परिभाषा की जरूरत थी, ताकि उनके हितों को प्राथमिकता दी जा सके। इसका भारत पर क्या प्रभाव है? इस समिति की सिफारिशों के अनुसार असम में भूमि के स्वामित्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर कानूनी बदलाव हो सकते हैं। इससे असम के लोग अपनी भूमि और संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित कर सकेंगे। साथ ही उनके राजनीतिक अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी। ये बदलाव पूरे भारत में क्षेत्रीय पहचान और अधिकारों के मुद्दे को लेकर एक नया दृष्टिकोण भी स्थापित कर सकता है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? इस सिफारिश को स्वीकार करने से सरकार पर अब क्षेत्रीय स्वायत्तता और सामुदायिक अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। असम सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि असम के स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व मजबूत हो। ये कदम असम के लोगों की मांगों को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोगों पर इसका क्या असर होगा? समिति की सिफारिशों से स्थानीय लोगों को नौकरी और भूमि के अधिकारों की सुरक्षा मिल सकती है। इससे असम के लोगों को अपने सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की गारंटी मिलेगी। विशेष रूप से यह निर्णय असम के युवाओं को रोजगार और भूमि स्वामित्व के मुद्दों पर लाभ पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। ये विषय आपके जीएस पेपर 2 के शासन और संघवाद के हिस्से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े सवाल यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संभावित प्रश्न हो सकता है, असम के लिए बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों का करें। बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशें असम की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये असम के लोगों को उनकी भूमि और संसाधनों पर अधिकार प्रदान करेगा और राज्य की राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। अब हम चर्चा करेंगे IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दिए गए $7 अरब के बेलआउट पैकेज पर। सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान की आर्थिक संकटों से निपटने के लिए यह पैकेज स्वीकृत किया, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को कर सुधारों को लागू करना होगा। इस विषय का भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
इस पर आज हम ध्यान देंगे। IMF का बेल आउट पैकेज और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। बढ़ते कर्ज और मुद्रास्फीति के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान को कई बार IMF की सहायता लेनी पड़ी है। इस बार भी IMF ने पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यह पैकेज मंजूर किया है, लेकिन इसके बदले उसे आर्थिक सुधार और कर व्यवस्था में बदलाव करना होगा। भारत पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? भारत को अपने पड़ोसी देशों की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पर नजर रखनी होगी। पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति से वहां की अंदरूनी अस्थिरता और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ सकता है। चूंकि पाकिस्तान भारत का पुराना प्रतिद्वंद्वी है और वहां से आतंकवाद को समर्थन मिलता रहा है, इसीलिए भारत को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक बदलावों पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी होगी। आर्थिक अस्थिरता से पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के प्रभाव बढ़ सकते हैं, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? पाकिस्तान के इस आर्थिक संकट और IMF के पैकेज के बाद भारत की कूटनीतिक रणनीतियों में बदलाव आ सकता है। भारत को अब अपनी विदेश नीति में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य के प्रति सतर्क रहना होगा। अगर पाकिस्तान आर्थिक सुधारों में असफल रहता है, तो उसके आंतरिक संकट और बढ़ सकते हैं, जिससे भारत को अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना होगा। लोगों पर इसका क्या असर होगा? इस घटना से भारत के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों जैसे IMF के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोग ये समझ पाएंगे कि IMF जैसे संगठन विकासशील देशों को संकट से बाहर निकालने में कैसे मदद करते हैं, लेकिन इन पैकेज के बदले में उन देशों को सख्त सुधार करने होते हैं। साथ ही भारत के लोगों को यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर भारत पर भी पड़ सकता है, खासकर सुरक्षा के मामले में। यह विषय आपके GS पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय संबंधों के हिस्से के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े सवाल UPSC में पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संभावित प्रश्न हो सकता है, पाकिस्तान के संदर्भ में IMF की भूमिका का विश्लेषण करें और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में इसका महत्व समझाएं। IMF द्वारा पाकिस्तान को दिया गया ये बेल आउट पैकेज सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए भू राजनीतिक महत्व भी रखता है। पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भारत को लगातार नजर रखनी होगी, ताकि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में सही निर्णय ले सकें। अब हम चर्चा करेंगे PME ड्राइव, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना पर, जिसे सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है। ये योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे हमारी हरित ऊर्जा क्रांति को बल मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। PME ड्राइव योजना क्या है? PME ड्राइव योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। इसके तहत सरकार ने EVs पर लगने वाले GST की दरों में कमी की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। ये कदम देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और पारंपरिक ईंधनों, फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए उठाया गया है। इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा? इस योजना से भारत में हरित ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे भारत के पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही भारत को अपने पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और भारत में टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सरकार पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? PME ड्राइव योजना के साथ सरकार ने सस्टेनेबल एनर्जी नीतियों की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चार्जिंग स्टेशन, बैटरी तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में भी
सरकार के निवेश में वृद्धि होगी। इसके साथ ही ये योजना भारत को आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सशक्त बनाएगी और भारत को हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ाएगी। लोगों पर इसका क्या असर होगा? इस योजना का सबसे बड़ा लाभ आम जनता को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें अब अधिक सुलभ होंगी, जिससे लोग इन्हें आसानी से खरीद पाएंगे। इससे न केवल वाहन चलाने की ईंधन लागत में कमी आएगी, बल्कि लोग पर्यावरण की सुरक्षा में भी अपना योगदान दे पाएंगे। इसके साथ ही फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता घटने से लोगों को क्लीन एनर्जी पर आधारित एक स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य मिलेगा। यह विषय आपके जीएस पेपर के पर्यावरण और ऊर्जा के हिस्से के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े कई सवाल यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संभावित प्रश्न हो सकता है, भारत की हरित ऊर्जा क्रांति में पीएम ई ड्राइव योजना का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? तो पीएम ई ड्राइव योजना न केवल भारत की ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, बल्कि यह भारत की हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भारत के पर्यावरण को संरक्षित करने और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में मदद मिलेगी। अब हम बात करेंगे एक सींग वाले गैंडे की जनगणना के बारे में, जो सितंबर 2024 में हुई। इस जनगणना के परिणामों ने यह दिखाया कि भारत में ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो की आबादी में वृद्धि हुई है। यह सफलता भारत के वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का परिणाम है, जो पिछले कई दशकों से चल रहे हैं। एक सींग वाले गैंडे की संरक्षण यात्रा भारत में 1980 के दशक से शुरू हुए संरक्षण प्रयासों के चलते इस लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है। एक समय था जब शिकार और पर्यावरण के नुकसान के कारण यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों ने इस संकट को काफी हद तक कम किया है। गैंडे को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना और कड़े कानूनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका भारत पर क्या प्रभाव है? इस जनगणना से यह स्पष्ट होता है कि भारत का वन्यजीव संरक्षण मजबूत हो रहा है। एक सींग वाले गैंडे की बढ़ती संख्या से देश की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को और बढ़ावा देगा, जो न केवल वन्यजीवों को बचाने में सहायक है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। इसके अलावा यह सफलता भारत के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? यह जनगणना सरकार के लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की पुष्टि करती है। इससे सरकार को वन्य जीव संरक्षण के प्रति और अधिक ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिलेगी। इस सफलता से सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और सुरक्षित क्षेत्रों में निवेश और बढ़ सकता है, जिससे अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों को भी सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। लोगों पर इसका क्या असर होगा? इस जनगणना का सकारात्मक प्रभाव इको टूरिज्म, पर्यावरणीय पर्यटन पर भी पड़ेगा। गैंडे की बढ़ती संख्या के साथ पर्यावरण प्रेमी और पर्यटक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही लोग पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के महत्व को बेहतर तरीके से समझेंगे। यह विषय आपके जैव विविधता और संरक्षण के हिस्से के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक संभावित प्रश्न हो सकता है, भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण प्रयासों की सफलता का मूल्यांकन करें। तो दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे की बढ़ती जनसंख्या केवल भारत की वन्यजीव संरक्षण की सफलता नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार की सफलता से हम न केवल अपने वन्यजीवों की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक समृद्ध और स्वस्थ पर्यावरण की नींव रख रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट 200 के बारे में, जिसे भारतीय सरकार ने सितंबर 2024 में लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य
2026 तक 200 दूरस्थ गांवों को बिजली से जोड़ना है। यह योजना भारत के पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य का हिस्सा है, जिससे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। प्रोजेक्ट 200 क्या है? प्रोजेक्ट 200 एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य रिमोट इलाकों में उन गांवों तक बिजली पहुंचाना है, जहां अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है। यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन गांवों में बिजली पहुंचाकर न केवल वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर किया जाएगा। इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा? इस परियोजना का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि भारत के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। बिजली की उपलब्धता से इन गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आजीविका के अवसरों में सुधार होगा। बिजली पहुंचने से इन क्षेत्रों में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी और छोटे उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। सरकार पर इसका क्या प्रभाव होगा? प्रोजेक्ट 200 से सरकार को ग्रामीण विकास और सतत ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा निवेश करना पड़ेगा। यह योजना न केवल ग्रामीण इलाकों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखती है, बल्कि इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सोलर पावर के माध्यम से किया जाएगा। इससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय संसाधनों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह परियोजना ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। लोगों पर इसका क्या असर होगा? प्रोजेक्ट 200 का सबसे बड़ा लाभ उन गांवों के लोगों को मिलेगा जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। बिजली से इन क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, क्योंकि अब स्कूलों में पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा संभव हो सकेगी। स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी, क्योंकि अस्पतालों में अब बिजली की आपूर्ति रहेगी, जिससे बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। इसके अलावा बिजली से कुटीर उद्योग और लघु व्यवसाय भी बढ़ेंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों की आजीविका में सुधार होगा। यह विषय आपके जीएस पेपर 2 के शासन और ग्रामीण विकास से जुड़े हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक संभावित प्रश्न हो सकता है, ग्रामीण विद्युतीकरण भारत के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देता है? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट 200 केवल बिजली पहुंचाने की योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के ग्रामीण इलाकों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हम बात करेंगे कुडियट्टम की मान्यता की 100वीं वर्षगांठ के बारे में, जिसे सितंबर 2024 में मनाया जा रहा है। ये परंपरागत संस्कृत नाट्य कला है, जिसे 2001 में यूनेस्को द्वारा ओरल और अमूर्त धरोहर का उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता दी गई थी। इस मान्यता की शताब्दी हमारे लिए भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को दोबारा समझने का एक शानदार अवसर है। कुडियट्टम क्या है? कुडियट्टम केरल से उत्पन्न हुआ एक प्राचीन संस्कृत नाट्य रूप है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। इसे कथकली और अन्य पारंपरिक कला रूपों के पूर्वजों में से एक माना जाता है। यह नाटक रूप विशेष रूप से अपने जटिल अभिनय, संगीत, भावभंगिमा और संवाद की गहनता के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत ग्रंथों पर आधारित होने के कारण यह एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा को संरक्षित करता है। इसका भारत पर क्या प्रभाव है? कुडियट्टम को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिलना भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल भारत की प्राचीन कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है, बल्कि इसके संरक्षण और प्रचार को भी बढ़ावा देता है। कुडियट्टम जैसी प्राचीन कला रूपों को संरक्षित करने से भारत की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर को बनाए रखने में मदद मिलती है, जो देश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? इस शताब्दी के अवसर पर सरकार ने सांस्कृतिक संरक्षण और प्रचार के लिए
नए कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की है। सरकार द्वारा पारंपरिक कला रूपों के लिए अधिक वित्तीय सहयोग, अभ्यास केंद्रों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, ताकि ये कला रूप नई पीढ़ी तक पहुंच सके। यह प्रयास भारत के सांस्कृतिक कूटनीति को भी मजबूती देगा, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि होगी। लोगों पर इसका क्या असर होगा? कुडियट्टम की इस शताब्दी से पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं में एक बार फिर से रुचि जगी है। आज की पीढ़ी जो आधुनिक कला और मनोरंजन से घिरी हुई है, वह अब अपने सांस्कृतिक मूल की ओर वापस लौट रही है। इससे स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा और संस्कृति प्रेमियों को भारतीय परंपराओं के प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही पर्यटन को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि लोग केरल और अन्य स्थानों पर जाकर इस कला को देखने के लिए उत्साहित होंगे। यह विषय आपके जीएस पेपर 1 के संस्कृति और धरोहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय कला और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण से जुड़े प्रश्न अक्सर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। एक संभावित प्रश्न हो सकता है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर में कूडियट्टम का क्या महत्व है? तो दोस्तों, कूडियट्टम की यह शताब्दी भारत के सांस्कृतिक धरोहर के महत्व को पहचानने और उसे संरक्षित करने की प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान है और उन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है।